हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। तो जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की बातें करेंगे, ठीक है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। लगभग हर साल इसमें से चाहे फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस रहता ही रहता है। कभी कभार तो तीनों में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसको आपको बड़े ध्यान से सीखना है, समझना है, और जो भी कुछ ना समझ में आए उसको आपको कमेंट करके पूछना है मुझे, ठीक है। तो आज हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें लग रहा है, जो तीनों में इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हुआ, उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ABC। यानी कि हम लोग ABCD से शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि एसिड बेस कॉन्सेप्ट का डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो इसमें जैसा कि हम बोल रहे हैं आपसे कि जीरो लेवल से शुरू करेंगे, तो हम आपसे बता दें कि जितने भी एसिड बेस के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं वो करीब 7-8 वीडियो लेक्चर बनेंगे उस पर। लेकिन अगर आपने उसको शुरू से आखिर तक अगर देख लिया तो आपके नीट, JEE मेंस और एडवांस का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एसिड बेस पे आप सॉल्व ना कर पाएँ। आपको मैं यहीं पे ऑर्गेनिक का भी एक हिंट दे दूंगा कि कैसे उस पर हम देखते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक के लिए कुछ अलग से चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, जैसे इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑर्थो इफेक्ट, इन सब का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं वहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे बताना भी ज़रूरी नहीं है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे देखते हैं, उसको हम लोग बता देंगे। लेकिन जब हम पढ़ेंगे इंडक्टिव रेजोनेंस और ऑर्थो इफेक्ट या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट, तो उसको जब पढ़ लेंगे तब उसको हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी बस फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल जो आप जानते हैं, लेकिन बस जस्ट इसको हम रिवाइज़ करने जा रहे हैं। इसलिए मैंने फटाफट आपको पहले से लिख दिया कि आप लोग इसको देखिए, रिवाइज़ करिए। इसके बाद जो हम लेक्चर शुरू करेंगे वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं बताऊंगा कहाँ पे क्वेश्चन कैसे आया है, तो इसको एक बार ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ उसको याद कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो इसमें बच्चों एक हम बात कर रहे हैं, जब केमिस्ट्री बन रही थी, बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम में जब केमिस्ट्री बनना शुरू हुई, तो लोगों ने देखा कि एक कंपाउंड है एसिड और बेस, तो उसको कैसे पहचानेंगे। तो आप इस तरह समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको अगर कोई चीज़ दे दिया जाए जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, बिल्कुल अनजान कोई सी भी चीज़ आपको दे दिया जाए, तो आप कोशिश करें कि इसको स्मेल करके देखने की कोशिश करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि अगर नहीं समझ में आएगा तो टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ और काम करना शुरू करेंगे। तो उसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं, इसका डेवलपमेंट, कि एसिड बेस को हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि एसिड बेस बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में भी, हर जगह ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे हम पहचानें कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को यही समझ में आई कि कैसे पहचानें इसको। तो उसको पहचाने कुछ क्लासिकल मेथड्स हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो क्लासिकल मेथड इसीलिए बोल रहे हैं कि अब जैसे मैंने बताया कि आपको कोई चीज़ केवल स्मेल करके बतानी है, टेस्ट करके बतानी है, या कुछ हम एक्टिविटीज़ करके बतानी है, तो कैसे बताएंगे उसको हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट कैसा होता है। अगर कोई हमने एसिड लिया, ठीक है, तो अगर एसिड कोई चीज़ है हमारे पास, तो उसका टेस्ट कैसा होता है, सॉर होता है। कैसा होता है, सॉर, ठीक है। उसका टेस्ट कैसा होगा, सॉर होगा। सॉर मतलब खट्टा, ठीक है। तो खट्टा लगता है, सॉर। और ये कहाँ से डेवलप हुआ है, एक लैटिन वर्ड होता है एसर, एसर से एसिड बना हुआ है, ठीक है। तो एक लैटिन वर्ड से निकल के आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसिड कैसा होता है टेस्ट में, सॉर होता है, यानी खट्टा होता है, ठीक है। और बेस कैसा होता है, बिटर, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, ऐसे याद रखेंगे। बिटर मीन्स कड़वा। तो बेस कैसा टेस्ट करता है, कड़वा टेस्ट करता है, बिटर टेस्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया टेस्ट का सिंपल टेस्ट। हम कैसे बता सकते हैं किसी चीज़ को एसिड है या बेस है। लेकिन हम सभी एसिड बेस को टेस्ट ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो बहुत जो डाइल्यूट होंगे उनको ही हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती ओल्फैक्ट्री। ओल्फैक्ट्री मीन्स क्या, स्मेल, यानी हम कोई चीज़ केवल सूंघ के कैसे बता देंगे कि ये एसिड है या बेस है। तो उसके लिए
कुछ हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस मैंने एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। जो एनसीईआरटी में नाम लिए गए हैं, बस मैंने वही नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए बस आपको बस जान लेना है कि क्या होता है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे है बहुत सिंपल, जैसे ऑनियन है, प्याज। तो एसिड में जितने भी ऑल फैक्ट्री वाले हैं, यानी कि जो भी स्मेल वाले हैं, जनरली सभी क्या करते हैं, एसिड में उनका कोई स्मेल चेंज नहीं होता है, एज इट, ए फॉर एसिड, ए फॉर एज इट इज़, यानी कि एसिड में वो जो इनका स्मेल है वैसे का वैसे ही रहेगा। बी बेस में क्या होता है, वैनिश हो जाता है। बी फॉर बेस और बी और वी लगभग सिमिलर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है बी और वी का, तो वैनिश से याद कर सकते हैं, नहीं बेस में वैनिश हो जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि ऑल फैक्ट्री ये भी एक तरह से नेचुरल इंडिकेटर ही है। ऑनियन, क्लोव, वनीला एसेंस, यानी वनीला आप जानते ही हैं, आइसक्रीम बहुत खाते हैं सब लोग, वनीला टेस्ट फ्लेवर। क्लोव, लौंग, ऑनियन, प्याज आप समझते ही हैं। तो इनके स्मेल के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। तो एसिड में डालेंगे तो उनका स्मेल क्या होगा, जो है वही रहेगा, लेकिन बेस में क्या होगा, वो स्मेल खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा, ठीक है, वैनिश हो जाएगा। तो ऐसे याद रखेंगे ऑल फैक्ट्री का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं और केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर्स हमारे पास कई तरह के हैं। एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है और एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो इसको कैसे डिवाइड किया गया, नेचुरल हमने इधर अलग, इसको मैंने नेचुरल, ये भी ऑल फैक्ट्री भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर ही एक तरह से है, लेकिन मैंने इसको अलग से कर दिया क्योंकि स्मेल पे डिपेंड था। अब ये सब क्या एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा, हमें टेस्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसमें, टेस्ट करना पड़ेगा, या फिर हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी जिसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इंडिकेटर्स में, सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स की। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, टर्मरिक, जो आपके घरों में प्रेजेंट है। टर्मरिक क्या होता है, बेसिकली हल्दी, जानते हैं सभी लोग। तो हल्दी कैसा होता है, ये येलो कलर का होता है। तो हल्दी को हम चाहें तो उसको, हल्दी को थोड़ा सा पेस्ट बना के पेपर पे लगा लें तो भी क्या हो जाएगा, उसका येलो कलर दिख जाएगा। तो या तो हम उससे टेस्ट करें, तो उस पेपर को, जो हल्दी लगा हुआ पेपर है, उसको अगर हम उसमें एसिड में डिप करेंगे उस पेपर को, तो कैसा आएगा, रिमेन्स येलो, वो येलो का येलो ही रहेगा। लेकिन अगर हम उसको बेस में डिप करेंगे, बेसिक सोल्यूशन होगा, अगर उसमें डिप करेंगे तो कैसा कलर आएगा, ये रेड या रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाएगा। यानी कि टर्मरिक बेस के प्रेजेंस में कैसा शो होता है, रेडिश ब्राउन या रेड कलर का चेंज हो जाएगा वो येलो से, ठीक है। अब इसके बाद आती है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर ये दो तरह से काम करता है, पेपर की तरह से भी काम करता है और सॉल्यूशन में भी काम करते हैं, ठीक है। अब लिटमस पेपर बनता कहाँ से, बेसिकली एक लाइकेन है, ठीक है, लाइकेन से ये बना हुआ है, तो इसलिए क्या है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर है। तो अब ये दो तरह के होते हैं, एक सोल्यूशन अगर लेंगे तो सोल्यूशन इसका कैसा होगा, इसका सोल्यूशन कैसा होगा, सोल्यूशन इसका पर्पल कलर का होगा, ठीक है। अगर हम सोल्यूशन यूज करेंगे लिटमस पेपर का, लिटमस का अगर सोल्यूशन यूज करेंगे तो भी क्या होगा, पर्पल कलर का होगा, ठीक है। लेकिन अगर पेपर यूज करेंगे तो पेपर तीन तरह के होते हैं, इसका पर्पल कलर का, रेड कलर का और ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तीन तरह के पेपर हम इसमें मिलते हैं मार्केट में। तो इसमें होता क्या है कि अगर हम एसिड में डालेंगे तो एसिड में अगर हम डालें ब्लू पेपर को, लिटमस पेपर अगर हम ब्लू डालें तो क्या हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर रेड डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, कोई जैसे रेड का रेड ही रहेगा। लेकिन अगर हम पर्पल डालेंगे तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी फिर से देख लीजिए एक बार कि लिटमस जो होता है वो क्या होता है, दो फॉर्म में मिलता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलता है और पेपर के भी फॉर्म में मिलता है। तो सॉल्यूशन क्या है, पर्पल, ठीक है। अब पर्पल जैसे पर्पल पेपर काम करेगा वैसे पेपर सॉल्यूशन भी काम करेगा सेम तरीके से, ठीक है। तो हम पेपर देख लेते हैं, वही काम पर्पल सॉल्यूशन वाला काम पर्पल पेपर करेगा। तो होता क्या है, जब एसिड में हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में, ठीक है। और अगर पर्पल डालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसमें हम रेड डालेंगे तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो रेड का रेड ही रहेगा। अगर हम बेस में पर्पल डालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम रेड डालेंगे तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लू का ब्लू ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से याद रखेंगे कि एसिड में, अब ऐसे भी याद, इसके कई तरीके हैं याद करने के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, एडवांस में आता 2010 में क्वेश्चन एक। तो अब इसमें एसिड में लास्ट में डी आ रहा है तो इसको रेड डी, लास्ट में डी ऐसे कर सकते हैं, रेड।
और यहाँ बेस में ब्लू आ रहा है, यानी कि जो बन रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। यहाँ रेड, डी रेड, ऐसे एसिड ऐसे कर सकते हैं। या एक टर्म है अकबर। अकबर जो आप जानते होंगे, बहुत फेमस मुग़ल बादशाह थे, ठीक है, जिस पे मूवी बनी थी जोधा अकबर, आपने देखा भी होगा। तो अकबर में हम कैसे याद रखेंगे, ए फॉर एसिड, के से मान लिया कि कन्वर्ट हो रहा है, बी मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लू से रेड में, यानी कि एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। बाकी अपने आप रिलेट कर लेंगे कि ये ब्लू से रेड में हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, रेड से ब्लू में होगा, ठीक है। पर्पल वही करता है जो लास्ट वाला बन रहा है उसमें ही करता है कन्वर्ट। तो इसलिए बस आप एक याद रखेंगे, बाकी सारा कुछ रिलेट हो जाएगा। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर 2010 में एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है पेटल्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। ये सब क्या है, देखिए टर्मरिक क्या है, एक तरह से रूट है, ये लिटमस पेपर एक तरह से लाइकेन है, ये पूरा प्लांट ही एक तरह से समझ लीजिए। यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे हमने लिया रेड कैबेज। तो ये सब क्या है, यानी कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से हम लोग क्या बना रहे हैं, इंडिकेटर्स बना रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। तो हमने पेटल्स लिए, अब ये सब नाम आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसमें कलर दिया नहीं है, मैंने कलर लिख दिया आपको, लेकिन उसमें बस सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, चाइना रोज। बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये याद रखना है, चाइना रोज यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे लिटमस पेपर याद रखना है, टर्मरिक आपको याद ही रहेगा। ये बहुत सिंपल सा याद, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, याद कर लेंगे तो अच्छी बात है। बाकी सब इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पेटल्स ऑफ फ्लावर मतलब कि हम फ्लावर्स ले रहे हैं, फूल ले रहे हैं, उससे कैसे बन रहा है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, फूल को लेते हैं और उसको मिक्स करके बॉयल कर लेते हैं, सोल्यूशन बन जाता है, उसको हल्का सा पानी में बॉयल कर लिया तो सोल्यूशन बना लिया, तो उनका कलर दिखने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा हाइड्रेंजिया एक हमारे पास है फ्लावर, और पेट्यूनिया, और एक जेरेनियम, ये सब क्या है, और एक बात चाइना रोज, ये चार हमारे पास ऐसे फ्लावर्स हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हमने कुछ लिखा हुआ है जो एनसीईआरटी में नाम लिए हुए हैं, ठीक है। तो हाइड्रेंजिया कैसे होता है, ये एसिड में ब्लू कलर में चेंज हो जाता है और बेस में पिंक कलर शो करता है। और पेट्यूनिया कैसे करता है, ये रेडिश पर्पल कलर का शो करता है एसिड में, और बेस में कैसा होता है, वायलेट। जेरेनियम कैसा होता है, ऑरेंज रेड, और बेस में ब्लू कलर शो करता है, ठीक है। और इसके बाद चाइना रोज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम एनसीईआरटी में लिया हुआ है, तो इसलिए इसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसा होता है, डार्क पर्पल कलर दिखता है किसमें, एसिड कलर में, ठीक है। और ग्रीन कलर दिखता है किसमें, बेस में। तो इसको हम लोग याद करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बाकी के पास नाम लिया, कलर नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम ऐसे याद रखेंगे, डार्क पर्पल कलर या मैजेंटा। तो एक चार्मिंग वर्ड से हम याद रखेंगे, चार्मिंग, ठीक है। चार्मिंग में च आ रहा है यानी चाइना रोज़, ठीक है। यहाँ पे मिंग आ रहा है, और ये एसिड में, चार्मिंग में एसिड, यानी कि चाइना रोज़ एसिड में क्या होता है, मिंग कलर, यानी कि मैजेंटा कलर दिखाता है। ऐसे याद कर सकते हैं, चाइना रोज़ एसिड में मैजेंटा कलर दिखाता है, डार्क पर्पल कलर का। और यहाँ पे ग्रीन वर्ड आ रहा है, बेस में कैसा है, ग्रीन। तो आप ऐसे याद रखेंगे, चाइना रोज, और बेस में चाइना रोज बार बार बोलेंगे तो क्या आएगा, चराना वर्ड से आप याद रख सकते हैं, चराना। बी फॉर बेस, बेस में कैसा दे रहा है, ग्रीन, यानी कि बी फॉर बकरी भी ये कर सकते हैं, बी फॉर बेस ग्रीन, यानी बकरी चरती है क्या, घास चरती है, घास कैसी होती है, ग्रीन। तो उस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं रिलेट करके कि चाइना रोज कैसा होता है, बेस में ग्रीन होता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं रेड कैबेज में। अब ये क्या, लीव्स है, ठीक है। तो रेड कैबेज क्या, लीव्स है। तो देख रहे हैं क्या कि प्लांट्स के सभी पार्ट्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर्स बना रहे हैं। तो लीव्स से कैसा होता है, इसमें एसिड में कैसा कलर देता है, ये रेड कलर देता है, और बेस में कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। बस आपको ये सिंपल सा ये सब याद कर लेना है अगर हो सके तो, लेकिन जो मैंने याद करा रहा हूँ आपको उसको याद करना जरूरी है, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है एक यूनिवर्सल कलर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स विच गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच, ठीक है। अब पीएच शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, पीएच क्या होता है। पीएच एक स्केल है जो एसिड और बेस को मेज़र करता है। किसी भी सोल्यूशन का एसिडिक नेचर कितना है वो पीएच स्केल पे हम लोग मेज़र करते हैं। इसको हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो, ठीक है। यानी कि 8-10 लेक्चर के बाद मैं शुरू करूँगा आयनिक इक्विलिब्रियम, जब एसिड खत्म होने के बाद, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे पीएच क्या हुआ, मैंने डिटेल में बात करी हुई है, ठीक है। तो ये पीएच क्या होता है, तो उस पीएच क्या एक तरह से स्केल है, मेज़र करता है कि कौन कितना एसिडिक है, कौन कितना बेसिक है। तो ये पीएच स्केल क्या होता है, 0 से 14 के बीच में होता है, ठीक है। 0 से 14 के बीच में होता है।
तो जीरो, अब यहाँ पे क्या विबग्योर आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आप फिजिक्स में जब स्पेक्ट्रम पढ़ते होंगे तो लाइट रेज ऐसे निकलती हैं। तो विबग्योर से आप याद रखेंगे कि अब यहाँ पे जब जो ग्रीन है उसका pH कितना होता है, 7 होता है। वायलेट यहाँ पे लास्ट में जो होता है डार्क होता है, स्टार्टिंग भी डार्क कलर से होगी। अब यहाँ जितने भी कलर हैं उसमें दो कलर शो करते हैं, यानी कि एक pH नंबर पे 2 कलर होगा, जैसे एक लाइट कलर और एक डार्क कलर। जैसे रेड में सिर्फ 3 कलर आते हैं, यानी कि बहुत डार्क रेड होगा, थोड़ा हल्का रेड, फिर हल्का रेड। तो 0 और 1 पे रेड हो गया, इसके बाद 2 पे 2 कलर दिखेंगे ऑरेंज के, फिर येलो पे ऐसे कलर दिखते जाएंगे। तो ऐसे आपको देखेंगे क्या, यहाँ से यहाँ तक 7 कलर दिख रहे हैं, मगर इसको 0 से 14 में 15 पॉइंट्स हो गए pH के, तो 3 R के हो गए, बाकी 2 ऑरेंज के, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके। और जिसमें 2 कलर होता है, एक डार्क होता है, एक लाइट कलर होता है। एंड क्या होता है, डार्क रेड और डार्क वायलेट। तो इस तरह से ये विबग्योर अरेंज है, ठीक है। विबग्योर इधर से आ रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, एसिड, ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम एसिड बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ एसिड से बेसिक तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे pH बढ़ता जाएगा उसका कलर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हमने सोल्यूशन डाला, अननोन सोल्यूशन हमने डाला इस इंडिकेटर में, अब वो जितना उसका एसिडिक नेचर होगा उतना pH वो शो कर देगा और उसके करस्पॉन्डिंग कलर। तो जो उसके करस्पॉन्डिंग कलर होगा उसके करस्पॉन्डिंग आप pH वैल्यू पता कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, क्योंकि इसमें आप pH भी बता सकते हैं कि कितना होगा। अब ऐसे बाकियों में क्या है, बस आप ये बता पाएंगे कि एसिड है या बेस है। अब इतना ये नहीं बता पाएंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन यहाँ से क्या है, आप यहाँ पे जो pH स्केल जो करस्पॉन्डिंग कलर आएगा उसके करस्पॉन्डिंग pH वैल्यू भी आएगी। तो उस pH वैल्यू के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कितना एसिडिक कम में है या कम ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, बेसिक नेचर बढ़ रहा है, ठीक है, और एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये हो गया यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब इसके बाद आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, एक होता है मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मिथाइल रेड और ये फिनोप्थलीन, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे 2 लिया है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, जो आपको पढ़ना है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, इसका टाइट्रेशन में भी यूज़ होता है। और जब हम लोग पढ़ेंगे आने की तुलना में, वहाँ पे इंडिकेटर्स का एक अलग से टॉपिक है, वहाँ पे हम लोग डिटेल बात करेंगे, उस पर क्वेश्चन भी करेंगे कैसे आए हैं। तो आपको बस यहाँ पे भी फिलहाल इतना जानना है कि ये कैसे चेंज हो रहा है। तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, एसिड को रेड में कन्वर्ट करता है। मिथाइल ऑरेंज का जो ओरिजिनल कलर कैसा होता है, ये नाम ही लिख रहा है ऑरेंज, तो ये ऑरेंज कलर का होता है। जो ऑरेंज से किस में, ऑरेंज कलर का होता है। एसिड में क्या होता है, ऑरेंज से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और बेस में ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये येलो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब मिथाइल ऑरेंज को हम कैसे याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक बड़ा फेमस सेंटेंस आपने सुना होगा, बहुत आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, सुना होगा इधर उधर, तो उसको ही हम बता रहे हैं आपको। माई एप्पल इज़ रेड एंड बनाना इज़ येलो। तो यहाँ पे माई मीन्स मिथाइल ऑरेंज, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एसिड, रेड यानी एप्पल कैसा होता है, रेड होता है, यानी कि एप्पल यानी कि ए फॉर एसिड, एसिड में कैसा कलर दिखाएगा, रेड कलर दिखाएगा। बी फॉर बनाना, बी फॉर बेस, और बनाना कैसा होता है, येलो होता है पकने पे, तो बनाना कैसा दिखता है, येलो कलर का दिखता है, यानी कि बेस में ये ऑरेंज से येलो कन्वर्ट हो जाएगा, कौन, मिथाइल ऑरेंज। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसमें फिनोप्थलीन में क्या होता है, फिनोप्थलीन में एसिड में कैसा होता है, कलरलेस। फिनोप्थलीन क्या होता है, कलरलेस होता है। ओरिजिनली कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, ठीक है। तो ये कलरलेस रिमेन कलरलेस ही रहेगा एसिड में, और बेस में कैसा होता है, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको आप ऐसे रखते हैं, पर्क, आपने पर्क खाया होगा, तो पर्क से याद सकते हैं क्या, फिनोप्थलीन एसिड में रिमेन्स कलरलेस, ठीक है। तो ये एसिड में क्या, रिमेन्स कलरलेस। बाकी दूसरा एक पिंक कलर बचता है, जो पिंक होता है वो पिंक ही दिखेगा किसमें, बेस में। तो बेस में कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। इसके बाद हम कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, जैसे कि कार्बोनेट कब इस मेटल से कैसे रिएक्शन होता है, नॉन मेटल से रिएक्शन कैसे करने पे क्या बनता है। अब ये बातें हम लोग थोड़ा जस्ट इसके बाद अभी बताएंगे कि इनका हम डिटेल बात करेंगे थोड़ा अभी, सिंथेटिक का यानी मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन का, प्लस केमिकल रिएक्शंस का। तो आप इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल बात करेंगे। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसके पहले। अब देखते हैं इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पहले केवल इंडिकेटर पे, फिर हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस पे। तो अब बात आती है इंडिकेटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस इंडिकेटर में क्या करना होता है। अब इंडिकेटर हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, बेसिकली इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं टाइट्रेशन में, ठीक है। अब टाइट्रेशन क्या होता है,
टाइट्रेशन ये होता है कि जैसे हमारे पास कोई एसिड है, ठीक है, और हमने कोई बेस लिया हुआ है, तो उसमें से एक जो एसिड या किसी एक बेस का, हमारे पास एक एसिड है और एक बेस है, तो या तो एसिड के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन पता होगी, उसकी मोल्स या उसकी नॉर्मेलिटी या उसकी मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम। तो हमें जो बेस होगा उसका हमें बताना होगा, वॉल्यूम पता होगा तो उसकी नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी क्या होगी। यानी कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी, ठीक है, और एक होता है वॉल्यूम। तो ये हमारे, अगर मान लिया हम ऐसे कर सकते हैं N1V1 N2V2 M2V2, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये कि हमारे पास मान लिया हमारे पास ये कि एसिड है ये और ये बेस है, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिड और बेस दिए हुए दो, तो इसमें से हमारे पास ये या तो ये होगा, जनरली हम इसको बात करते हैं, जब टाइट्रेशन की हम बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, हम लोग इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं। तो एक नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या, एक कंसंट्रेशन मेजर का टर्म है जो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आगे हम लोग बात करेंगे। ये एसिड है और एक बेस है, तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मेलिटी, अगर सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एसिड का नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम पता है, यानी हमने यहाँ पे एसिड लिया, अब इसका कंसंट्रेशन पता है और इसका वॉल्यूम कितना हमने लिया वो पता है, तो हम ये पता करना है कि जो हमारा बेस है वो अगर इसकी हमें पता है दोनों बातें, अगर मान लीजिए कि हमारे पास इसके बारे में दोनों इन्फॉर्मेशन पता है, तो इस बेस के हमें पता करनी है कि नॉर्मेलिटी क्या होगी। वॉल्यूम हम मेज़र कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जब ड्रॉप डालेंगे तो ये वॉल्यूम मेज़र कर रहा है सोल्यूशन का, ठीक है, ये वॉल्यूम मेज़र कर रहा है, तो यहाँ से अगर हमने यूज़ किया तो हमारा वॉल्यूम तो मेज़र चल जाएगा पता कि कितना हमने वॉल्यूम यहाँ पे यूज़ किया। तो हम नॉर्मेलिटी निकालना होगा तो हम निकाल सकते हैं कि उस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैसे होगी। तो अब नॉर्मेलिटी कब निकालती है, ये होता है क्या है, एक कंडीशन आती है कि जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो वहाँ से हम इस इक्वेशन को इक्वेट करके चार में से तीन पता होगा, एक हम निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें ये बताना होता है कि एक अननोन सॉल्यूशन, यानी मान लीजिए हमारे पास बेस है, या उल्टा भी हो सकता है कि एसिड का पता ना हो, बेस हमें पता हो, तो किसी इसमें एसिड और बेस में से किसी एक का पता होगा, किसी एक का पता नहीं होगा, ठीक है। वॉल्यूम हमें दिया रहेगा दोनों का, ठीक। तो हमें पता करना हो कि नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो उस केस में हम टाइट्रेशन यूज़ करते हैं। तो टाइट्रेशन में होता क्या है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि अब इसके इक्विवेलेंट्स इसको बोलते हैं बेसिकली, N1V1 क्या होता है, एक इक्विवेलेंट्स हो गया N2V2। अब इक्विवेलेंट्स ऐसे अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे मान लीजिए कि इस सोल्यूशन की कुछ क्वांटिटी होगी, कुछ वैल्यू है, इसकी वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर हो गई तो हमारा क्या आएगा, इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाएंगे। तो ये बराबर हो जाएगा तो हम उस समय मेजर कर लेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन कितना होगा। लेकिन ये बराबर कब होगा ये कौन बताएगा, कि यदि हमने मान लिया कि हमने बेस यहाँ डालना शुरू किया, एसिड हमारे पास पहले से प्रेजेंट है, तो अब कितना डालेंगे ये कौन बताएगा, कितना डालें कि बराबर पॉइंट आ गया, यानी कि जो इक्विवेलेंट पॉइंट है वो आ गया, या एंड पॉइंट जिसको बोलते हैं वो आ गया, कौन बताएगा, वो बताता है हमारा इंडिकेटर। मतलब कि इंडिकेटर ये बताएगा अपना कलर चेंज करके कि अब हमारा ये दोनों बराबर हो गए, अब हमारे इसमें बेस डालने की जरूरत नहीं है, या इसमें यहाँ पे बेस होगा इधर एसिड होगा तो हमें अब एसिड डालने की जरूरत नहीं है। तो इंडिकेटर ये इंडिकेट करता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गए, यानी कि दोनों के इक्विवेलेंस क्या हो गए, बराबर हो गए, तो अब हमें रिएक्शन रोक देनी है। तो ये हमारा इंडिकेटर काम करता है, बताने का काम करता है कि हाँ अब एंड पॉइंट आ गया है, अब आपको इसमें और डालने की जरूरत नहीं है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी। और इंडिकेटर की दूसरी खास प्रॉपर्टी क्या है कि एक तो हमें एक कलर चेंज करके बता देता है कि हाँ दोनों की वैल्यूज अब बराबर हो गई हैं, यानी इक्विवेलेंट्स बराबर हो गए हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी कि इसका कलर चेंज जो होता है बिल्कुल शार्प होता है। शार्प मतलब क्या, एकदम से चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अभी कलरलेस है, तुरंत एकदम से पिंक हो गया फिनोल्फ्थालीन ऐसे, ठीक है। अब मिथाइल ऑरेंज क्या है, ऑरेंज है एकदम से रेड हो गया या एकदम से ब्लू हो गया। तो ये शार्प कलर चेंज हमारे क्या करते हैं, इंडिकेटर्स बताते हैं, ठीक। तो इंडिकेटर का क्या यूज़ हो गया कि जो टाइट्रेशन हम करते हैं उसमें इक्विवेलेंट्स पॉइंट यानी इक्विवेलेंट पॉइंट या एंड पॉइंट बताने का काम करता है, ठीक है। अब दूसरी इंडिकेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जनरली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड या बेस होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं इंडिकेटर्स, ये ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और बेस, ठीक है, और वीक होते हैं ये, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड और वीक हैं जनरली सभी क्या होते हैं, वीक होते हैं। मतलब कुछ एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए तो सभी ऑर्गेनिक एसिड और बेसिस क्या होते हैं, वीक होते हैं। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड भी क्या होते हैं, वीक होते हैं, ऑर्गेनिक बेसिस भी क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वीक एसिड बेस होते हैं। यानी कि फिनोल्फ्थालीन यहाँ पे क्या है, फिनोल्फ्थालीन एक वीक एसिड है, ठीक है, ये क्या है, एक वीक एसिड है। और मिथाइल ऑरेंज क्या है, एक वीक बेस है ये,
ठीक है, W फॉर वीक और B फॉर बेस और A फॉर एसिड। तो फिनोप्थिलीन क्या है, एक वीक एसिड है और मिथाइल ऑरेंज क्या है, एक वीक बेस है। ठीक है, अब इसमें वीक बेस हम क्यों कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कुछ ऐसे, अगर हम मान लें फटाफट बनाते हैं आपको, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है मिथाइल ऑरेंज का। ठीक है, ये मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर होता है SO3-। ठीक है, ये मिथाइल ऑरेंज है। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि हमने बताया कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, वीक होते हैं, ऑर्गेनिक बेसिस भी क्या होते हैं, जनरली वीक होते हैं। तो यहाँ पे बेसिसिटी किसकी वजह से आ रही है, ये नाइट्रोजन की वजह से आ रही है। आपको पता होगा कि जितने भी नाइट्रोजन कंपाउंड हैं वो जनरली क्या होते हैं, वीक होते हैं, बेस होते हैं। तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं, जनरली वीक बेसिस होते हैं। तो इस तरह से क्या है, मिथाइल ऑरेंज एक वीक बेस है। और फिनोप्थिलीन कैसा बनता है, ये ऐसे बनता है, ये फिनॉल की कॉम्बिनेशन है इसमें, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के आगे। ठीक है, ये फिनोप्थिलीन होता है। इसमें क्या है कि ये फिनॉल लगा हुआ OH ग्रुप है, इसकी वजह से क्या होता है, इसमें एसिडिटी आती है। इस तरह से ये वीक एसिड की तरह से बिहेव करता है। तो यहाँ पे फिनॉल की वजह से क्या होता है, ये वीक एसिड की तरह से बिहेव करता है, और इन N की वजह से क्या होता है, ये एज ए वीक बेस काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज लिया है, तो ऐसे बताया थोड़ी देर पहले कि ये सब ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमने 2 लिया क्योंकि 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक होता है मिथाइल रेड। अब रेड में क्या है, यहाँ पे सब कुछ वैसे ही रहेगा, यहाँ पे COO- आ जाएगा, यहाँ पे SO3- है, वहाँ पे COO- आ जाएगा मिथाइल रेड में, बस इतना ही चेंज है, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। तो ये हमें बात करनी है कि ये अब फिर कलर इसमें चेंज कैसे होता है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि ये मिथाइल ऑरेंज है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये अगर सपोज ये इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर हमने लिख दिया क्या, EN, OH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेस, या इसको हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में Me मिथाइल और OH। ये फिनोप्थिलीन को हम लिख सकते हैं क्या, H इंडिकेटर, IN मतलब इंडिकेटर, ये H मतलब एसिड, जैसे HCl लिखते हैं, या हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं HPH, फिनोप्थिलीन। PH से फिनोप्थिलीन और H से एसिड का हाइड्रोजन है, समझ सकते हैं। तो अब हम ऐसे कलर कैसे आता है इसमें, ऐसे समझ सकते हैं। अगर हमने लिखा मिथाइल ऑरेंज, MEOH हमने लिया ऐसे, तो ये वीक बेस होता है, इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम होता है, मतलब कि ये इधर ऐसे ब्रेक भी होगा Me प्लस OH- में, मतलब कि ये क्या होगा, जब हम सोल्यूशन में डालेंगे इसको, जब टाइट्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंडिकेटर को यहाँ पे डाला एसिड में, तो क्या होगा कि ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक होगा तो Me प्लस और OH- ब्रेक होगा, और फिर ये जुड़ करके ये आपस में क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, एक बीच में बैलेंस बनाता है, इक्विलिब्रियम जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे जो कलर होगा, ये मिथाइल ऑरेंज का, ये भी एक कलर शो करता है। ठीक है, और ये जो आयनाइज हो गया, ये भी इसका कलर, यही इसीलिए क्या होता है, 2 कलर दिखते हैं, कि जो अनआयनाइज्ड फॉर्म और आयनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, यानी कि ये कैसा कलर होता है, येलो। जो येलो कलर होता है वो इसकी वजह से होता है, और जो रेड कलर आता है इसकी वजह से आता है। ठीक है, अब ये कलर शो करने के लिए 2 थ्योरीज आई थी हमारे पास। एक थी ओस्टवाल्ड थ्योरी। ठीक है, ओस्टवाल्ड थ्योरी क्या बताया, इन्होंने आयनाइजेशन के अकॉर्डिंग बताया कि हमारे पास जो आयनाइज होगा, जो अनआयनाइज्ड है उसका एक कलर होगा, और जो आयनाइज्ड है उसका एक कलर होगा। तो वैसी वजह से क्या होता है कि ये कलर इसमें चेंज होते रहते हैं इंडिकेटर्स में। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं HPH को H प्लस PH-, इसको स्मॉल h, फिनोप्थिलीन। ठीक है, PH-। तो यहाँ पे ये कलरलेस होगा, और ये कैसा होता है, ये पिंक कलर का होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो कलर आ रहा है इसकी वजह से आ रहा है। अब हमने यहाँ पे pH लिखा हुआ है, pH। ठीक है, हमने ये pH रेंज लिखा हुआ है। ठीक है, अब pH रेंज का मतलब क्या हुआ कि इसके बियॉन्ड इधर की बात कर रहे हैं, और इसके बियॉन्ड। ठीक है, अभी pH क्या होता है, अगर आप लोग को अभी एक टर्म है, P मतलब होता है, P मीन्स होता है पोटेंज। ठीक है, एक नोटेशन है जिसको आपको याद रखना है, P मीन्स पोटेंज। इसका मतलब क्या होता है, और पोटेंस का मतलब होता है पावर। ठीक है, एक
फॉरेन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर, यानी कि अगर P के ऊपर हमने कुछ ऐसे लिखा हो यहाँ के पावर में कुछ भी, तो उसका क्या होता है माइनस लॉग ये ब्रैकेट, यानी कि यहाँ पे हमने कुछ भी लिखा हो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे हमने H लिखा तो यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे OH लिखा तो यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे K लिखेंगे तो यहाँ पे K हो जाएगा। तो इस तरह से एक तरह से एज ए ऑपरेटर की तरह से समझ सकते हैं काम करता है, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं, ये pH स्केल है जो भी थोड़ी देर पहले बोला मैंने कि जो एसिड और बेस को स्केल मेजर करने का एक पैरामीटर है जो 0 से 14 तक वेरी करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, जितना ज़्यादा वैल्यू होगी उसका उतना ज़्यादा क्या होगा, वो बेसिक होगा। तो यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज का हमने pH लिखा हुआ है 3.2 to 4.5। इसका मतलब क्या है कि 3.2 से अगर कम होगा तो कैसा कलर शो करेगा, यहाँ पे एसिडिक कलर शो करेगा, यानी कि रेड, यहाँ पे रेड कलर आएगा। यानी कि अगर pH जो सोल्यूशन है उसका pH अगर 3.2 से कम होगा तो कैसा शो कलर होगा, रेड। अगर 4 पॉइंट से ज़्यादा होगा तो कैसा आएगा कलर, येलो। लेकिन अगर इसके बीच में pH होगा तो उसका कलर मिक्स हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉपर कलर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मिक्स कलर होगा। तो ये मिथाइल ऑरेंज क्या बताएगा कि जिस सोल्यूशन में इसको डालेंगे अगर उसका pH 3.2 से कम होगा तो वो रेड कलर दिखाएगा, अगर 4 पॉइंट से ज़्यादा होगा तो येलो कलर दिखाएगा। वैसे यहाँ पे 8.3 से अगर यहाँ नियर 8.3 से कम होगा तो क्या होगा, ये कलरलेस, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये पिंक हो जाएगा। लेकिन इन बिटवीन क्या होगा, मिक्स्ड कलर होगा, वो हम बता नहीं सकते कौन सा कलर है, ठीक है। ये ट्रांजिशन फेज समझ लिया ऐसा। लेकिन इसके पहले क्या होगा, ये कलरलेस होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, वो पिंक। तो एक तरह से ये बाउंड्री लाइन है, इसके पहले कलर होगा, उसके पहले कलर, उसके बाद कलर होगा, मगर बीच में कलर नहीं होगा, मिक्स कलर टाइप का होगा। वैसे यहाँ पे भी इसके पहले कलर, उसके बाद में कलर, मगर बीच में मिक्स्ड कलर होगा। तो ये बताता है हमारा इंडिकेटर। तो ये इस तरह से हम देखते हैं। अब इसमें दो थ्योरी, एक शोस्टवाल थ्योरी, एक क्यूनाइड थ्योरी। क्यूनाइड का मतलब क्या कि जैसे हमने अभी एक बेंजोनाइड फॉर्म होता है, जैसे हमने ऐसे लिखा बेंजीन, इसको हम बोलते हैं बेंजीन। अब इसमें एक कन्वर्ट होते रहते हैं, ये एक होता है टर्म टाटोमेरिज्म, हम आप लोग पढ़ेंगे, चाहे हम लोग पढ़ेंगे आगे ऐसे। तो ये क्या हुआ, बेंजीन, ये बेंजीनॉइड फॉर्म है, यानी बेंजीन का फॉर्म है, और इसको बोलते हैं क्यूनॉइड फॉर्म, यानी कि इसमें सिर्फ 2 बॉन्ड रह गए अंदर, बाकी साइड में लग गए 2 बॉन्ड। यहाँ पे क्या 3 बॉन्ड अंदर थे, तो ये आपस में चेंज होते। तो इनका कहने का मतलब क्यूनॉइड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि बेंजोनाइड का कलर अलग होता है और क्यूनॉइड का कलर अलग होता है। तो ये 2 थ्योरीज थी जो कलर बताने के लिए, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन में, कि कलर कैसे होता है, इसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि इन 2 थ्योरीज ने क्या बताया कि कलर कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, कलर शो होता है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में कि ये कलर कैसे आता है, क्यों आता है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब पढ़ेंगे इंडिकेटर्स आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे चीज़ें हुई। अब इसकी हम लोग बात करेंगे जो पार्ट बचा हुआ है केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए, इसके आगे हम लोग बात करते हैं उसमें। तो बच्चों, मैंने इसके पहले देखा हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस कैसे एसिड बेस को डिफाइन करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा टेस्ट, स्मेल और कुछ एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग देखा कि कोई एसिड है या बेस है। अब हम लोग देखेंगे कि रिएक्शंस कैसे, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने क्या किया, बस कुछ एक्टिविटीज़ करके देखे, मगर अब देखते हैं कि जो कुछ केमिकल रिएक्शंस एसिड बेस में कैसे बिहेव करते हैं। कुछ केमिकल को मिलाया एसिड में तो क्या बनेगा, और कुछ केमिकल को बेस में मिलाया तो क्या बनेगा। तो कुछ केमिकल्स, पर्टिकुलर केमिकल्स क्या है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड ही बनाते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। तो उसी बात को हम लोग देखेंगे कि जैसे हमने एसिड में लिया, अगर हमने कोई एसिड लिया और उसमें मेटल डाले, मेटल में कौन से मेटल, एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पता होगा तो आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। और वो क्या करेंगे, वो सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस, ये खास बात क्या है कि हाइड्रोजन गैस निकालते हैं वो, ठीक है। जो एक्टिव मेटल होंगे क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। ये इसका जो एक्सपेरिमेंट बताएगा कि ये एसिड है, ठीक है। जैसे हमने लिखा HCl + Zn, Zn क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बना रहा है,
तो इसका मतलब क्या है कि ये एसिड है, इसलिए ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है। दूसरी बात इसमें, जैसे हमने लिया एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं, ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और CO2 गैस निकलेगी इसमें से। ठीक है, ये दोनों बनेंगे ही। मेन क्या है CO2, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकली, यहाँ पे क्या निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, एक्वस सॉल्यूशन है ये, Na2CO3, ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। अगर इसको रिएक्शन कराएंगे, ये क्या है, मेटल कार्बोनेट हो गया, ये बनाएगा 2NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 गैस, यानी कि यहाँ पे CO2 गैस निकल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ CO2 गैस निकाल रही है कोई भी, तो वो क्या कहलाएगा, वो एसिड हो जाएगा। यानी मेटल कार्बोनेट के साथ अगर कोई कंपाउंड CO2 गैस निकाल रही है, इसका मतलब क्या होगा, वो एसिड होगा। ठीक है। या हमने लिया HCl प्लस NaHCO3, यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी क्या होगा, CO2 गैस निकाल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो कंपाउंड एसिड होगा। ठीक है। तीसरी रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एसिड और बेस मिलाएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, एसिड प्लस बेस मिलाएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, और उसमें कुछ हीट रिलीज होती है। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, हीट रिलीज होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस वाटर। तो अब इसमें आते हैं हम लोग कि बेस में क्या होता है। जब भी कोई बेस होगा, मेटल के साथ क्या करेगा, वो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। ये भी, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है और वहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, मगर इसमें बेस में क्या प्रॉपर्टी है कि बेस क्या होता है, ये सोपी टच का होता है, मतलब ये स्लिपरी होगा। जैसे हम घर में साबुन यूज़ करते हैं ना, वैसा क्या होगा, इसका सोपी टच होगा, स्लिपरी टाइप का होगा, जबकि ऐसा ये नहीं होगा। तो इसमें हाइड्रोजन जो गैस निकल रही है वो किस एलिमेंट से, किस कंपाउंड से निकल रही है, जो स्लिपरी टाइप का है, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। जैसे हमने यहाँ रिएक्शन लिखा NaOH प्लस जिंक गिव्स सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी यहाँ भी हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, निकल रही है। दूसरी बात कि जो बेस होगा वो नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड कौन होते हैं, जो P ब्लॉक में देखेंगे तो डायगोनल के ऊपर वाले जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, और वो जनरली क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो वो मिलेंगे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर गैस, वाटर बनेगा। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा CaOH ट्वाइस CO2 प्लस CaCO3 प्लस वाटर, मतलब कि हमने अगर नॉन मेटल ऑक्साइड, हमारे पास CO2 क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, उसके साथ हमने बेस मिलाया तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड चेक हो गया बेस के लिए। थर्ड क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें भी है। तो सेम रिएक्शन, इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में लिखा है इसको कि यहाँ इसके लिए भी वैलिड है और इसके लिए भी वैलिड है। क्यों, क्योंकि एसिड इधर से आ रहा है, बेस इधर से आ रहा है, मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। हमने लिया HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस वाटर। तो इस तरह से हम देखेंगे कि, और इसके साथ हीट निकल रही है। हीट क्यों, मतलब जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा हीट रिलीज होगी, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव होगा। डेल्टा H मीन्स एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हम लोग पढ़ेंगे इसको थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में, डेल्टा H क्या होता है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, मतलब ये एक तरह से क्या है, एक मेज़र है जो हीट निकालने का, कितना हीट निकल रहा है, उसको हम कैसे दिखाते हैं केमिस्ट्री में, डेल्टा H के फॉर्म में निकालते हैं एनर्जी को। और इसकी वैल्यू कितना, 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, या 57.54 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग देखेंगे कि इसका क्या यूज़ है, कैसे इस पर क्वेश्चन आए हुए नीट में भी, जेई में भी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने देखा क्या कि हम कुछ केमिकल रिएक्शंस से देख करके बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस। ये बिल्कुल एलिमेंट्री चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो आपको 10th के एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और 7th के एनसीईआरटी की बातें हमने अभी तक बताई इस लेक्चर में आपको। तो हमारा मकसद था क्या कि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की बातें हम बताएं। तो इस लेक्चर में हमने वही कोशिश किया है कि जिससे आपको ओवरव्यू मिल जाए, एक रिवीजन हो जाए आपका, जो 9th, 7th और 10th की बातें हैं वो मैंने आपको रिवाइज़ कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हमें जो शुरू करेंगे वो होगा आपके लिए नीट के लिए भी और जेई के लिए, क्योंकि उसमें जो हमने कॉन्सेप्ट बताना, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हम देख रहे थे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे थे कोई एसिड होगा या बेस होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको बस हमने केवल फार्मूला लिख दिया, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है, आपको जो केमिकल फार्मूले होते हैं उनको लिखा जाता है, उसके से हमें पहचानना कि ये एसिड है या बेस है, उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन लिखते हैं। तो हम हर बार एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हर बार हम कोई टेस्ट नहीं करेंगे, हम हर बार कोई एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। अब ये रिएक्शंस कहाँ होंगी, लैब में होंगी, तो लैब में जाकर के हम रिएक्शन करके थोड़ी पता करेंगे कि हर बार कि ये एसिड है या बेस है। तो हमें एक पर्टिकुलर एक फार्मूला टाइप कुछ चाहिए जिसको हम देखते बता दें कि एसिड है या बेस है। तो इस पर बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम किया, और फिर उन्होंने एक
रूल बनाया कि इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कोई एसिड है या बेस है। तो उस बात को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम केवल फार्मूले से पहचानें कि कोई एसिड है या बेस है, स्ट्रांग है या वीक है, उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, कैसे होगा, ये सब हम बताएंगे आपको। करीब 7-8 वीडियो लेक्चर हमारे केवल एसिड और बेस पे बने हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस आप बड़े आराम से कर पाएंगे इन लेक्चर्स में, ठीक है। तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिए, एक एक लेक्चर कंटिन्यूस देखते जाइए। पूरा लेक्चर देखने के बाद आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा IIT नीट और JEE एडवांस में कि आपका कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो जाए। अगर अच्छे से आप समझेंगे तो सारे क्वेश्चंस एसिड बेस पे बिल्कुल ईजिली हो जाएंगे। तो जो हमने अभी आज जो पढ़ा वो तो हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज हमने जो बात की आपको एसिड बेस के बारे में, उस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है IIT एडवांस में 2010 में, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एडवांस में आया था 2010 में, ठीक है, IIT में। इसमें क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स हुज इक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर मिला है हमने, टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, यानी कि हमें रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसा कौन कौन से कंपाउंड हैं जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें नंबर बताना। आपको पता होगा कि एडवांस में क्या आते हैं, इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको 1 2 0 1 2 3 1 2 3 4 9 तक लिखना होता है। तो वो नंबर्स आपको बस लिखने हैं यहाँ पे कि यहाँ पे नंबर क्या आएगा, ठीक है। तो वो आपको इसको बताना है। अब इसमें रेड से ब्लू में कन्वर्ट करने का मतलब क्या, वो सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। अभी तक बताया था मैंने आपको, अभी हम लोगों ने आज ही पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले। यानी कि सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। बेसिक सोल्यूशन होगा तभी क्या करेगा, वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब बेसिक हम कैसे पहचानेंगे इसमें कि कौन बेसिक है कौन क्या है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। ये पूरी जो आप पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री उसमें आपका हर जगह यूज़ होगा, ये खास करके आयनिक में तो बहुत यूज़ होगा। तो इसको बड़े ध्यान से आप लोग देखेंगे कैसे इसको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। अब इसमें देखिए कि अब इसके लिए हमें कुछ बातें जाननी पड़ेंगी कि जैसे हमने लिखा यहाँ पे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, पहले ही जानना पड़ेगा आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं, HClO4, HI, H2SO4, HCl, HNO3, ये सब मिनरल एसिड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इतना कम से कम याद रखिए, ये सब क्या आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट में आते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग बेस, ये कौन होते हैं, फर्स्ट A एंड सेकेंड A, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट A और सेकेंड A, फर्स्ट आप समझ रहे हैं लिथियम बेरिलियम बोरॉन, सॉरी लिथियम से नीचे वाले सारे हो जाएंगे। इसके बाद ये है बेरिलियम से नीचे, बेरिलियम तो खैर बहुत एम्फोटेरिक होता है, लेकिन बाकी सब जनरली क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो जनरली हम यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ, जनरली क्या होते हैं, ये स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक लमसम आइडिया आपको याद रखना है कि ये सब ऐसे स्ट्रांग होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग वीक एसिड कौन कौन से होंगे, वीक एसिड में आते हैं HCN, H2CO3, H3BO3, ये सब आते हैं जनरली, ठीक है। प्लस ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स में जैसे एस्टिक एसिड होगा, ऑक्सैलिक एसिड होगा, ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जनरली, ये भी जनरली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि कुछ हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक होते हैं वो, ठीक है। हमने यहाँ लिखा है वीक एसिड। वीक बेस बहुत फेमस है NH4OH, और ऑर्गेनिक बेस ये भी क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा मिथाइल ऑरेंज क्या था, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो क्या था, वीक बेस था।
तो इस तरह से आप इनके अकॉर्डिंग आप कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी स्ट्रॉन्ग और वीक पहचानने के, ये आगे बहुत काम आएगा आपके लिए। तो ये सब क्या है, अप्रॉक्सीमेट है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, आपको बस आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इतने ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। अब इसी बेसिस पे आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम आए केसीएन में, अब केसीएन में क्या है, ये कहाँ से आया होगा, के आया होगा KOH से, आप ऐसे जोड़ सब में OH और इसमें H लगा के देख लेंगे, यहाँ पे KOH से आया होगा, ये HCN से आया होगा, ऐसे आप सभी ये सब सॉल्ट है। हाँ एक चीज़ और जान लीजिए, सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसको जानने की जरूरत नहीं है आपको। आपके लेवल पे ये मान लीजिए कि जितने सॉल्ट्स हैं जो आपकी ज़रूरत की काम की हैं वो सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि कंप्लीटली आयनाइज होंगे वो 100%। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसको जानने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपके लेवल पे ये मान लीजिए सॉल्ट्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज होंगे, तो ये बातें आपको याद रखना है। तो ये सब सभी सॉल्ट्स हैं। अब ये आयनाइज होंगे, तो आयनाइज होगा तो क्या होगा, वाटर में एक्वा सोल्यूशन मतलब वाटर में, तो ये KOH बनाएगा, ये HCN बनाएगा, यानी कि यहाँ से मिलके आया होगा, ये सॉल्ट बनाओगा। अभी हमने देखा क्या, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी हमने लिखा था सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, तो ये सॉल्ट है, ये सब सॉल्ट लिए हुए हैं। सॉल्ट और वाटर बनाएंगे तो क्या, एसिड और बेस, यानी कि एसिड और बेस से बने होंगे सॉल्ट ये। तो ये कहाँ से बना होगा, KOH से और HCN से बना होगा। अब ये KOH क्या है, फर्स्ट ए का हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। HCN क्या है, वीक है, यानी कि इनका जो कॉम्बिनेशन है ओवरऑल कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेटिंग होगा, तो यानी इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। यानी कि ये क्या करेगा, बेसिक नेचर का, इसलिए रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। दूसरा K2SO4, अब ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इस तरह से सॉल्ट बनाएगा। तो ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो ये फिर आंसर नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रल हो गया ये, तो ठीक है, pH लगभग 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे NH4 ट्वाइस, ये क्या है, वीक बेस से आया होगा। NH4 क्या है, NH4OH वीक बेस है, और ये C2O4 ये क्या, ऑक्जेलिक एसिड है, H2C2O4 से आया है। ऑक्जेलिक एसिड क्या है, ये ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, वीक होते हैं, तो ये वीक एसिड वीक बेस है, ये भी क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ भी हमें नहीं मिलेगा नेचर, क्योंकि दोनों लोग बराबर स्ट्रेंथ के हैं। यहाँ पे आए, ये NaOH से आया होगा, ये HCl से, दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जिंक नाइट्रेट, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जिंक हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, यानी कि इसके कंपैरिजन में वीक हुआ। तो यहाँ पे क्या, एसिड का डोमिनेटिंग नेचर है, तो यहाँ पे एसिड होगा, तो एसिड हमें देखना नहीं, हमें बेसिक सोल्यूशन चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आया FeCl3, यहाँ पे HCl एसिड है, FeOH थ्राइस बनेगा, तो ये HCl डोमिनेटिंग हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, तो यानी कि इसका भी क्या, एसिडिक नेचर होगा, तो यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ पे आएंगे K2CO3, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये KOH से आया होगा, ये H2CO3 से। H2CO3 कहाँ पे है, वीक एसिड में है, तो यानी यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, यानी कि बेस यहाँ डोमिनेटिंग है, बेस डोमिनेटिंग है, यानी कि बेस का नेचर मिलेगा, तो यानी कि ये पॉसिबल है, यानी बेसिक नेचर हो गया, तो ये बेस क्या करेगा, रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे आए NH4NO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, तो वीक यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड का डोमिनेशन है यहाँ पे, तो एसिड का नेचर आएगा, तो ये हम यहाँ पे लेंगे नहीं, क्योंकि हमारा चाहिए क्या, बेस का नेचर चाहिए। अब यहाँ पे आए LiCN, ये लिथियम हाइड्रोक्साइड है, ये HCN है। HCN क्या है, वीक एसिड है। लिथियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि बेसिक नेचर दिखेगा फाइनल, तो इसलिए ये क्या करेगा, रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से हमारे पास ये 3 कंपाउंड हो गए जो आपको रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एडवांस में आते हैं, और आपने देखा कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिटमस पेपर का, जिसको हम लोग बहुत छोटा मानते हैं, उस पर बेस्ड IIT 2010 में भी, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, 10 साल ही हुए, तो उसमें लगभग एडवांस में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपका इसका भी एक फील मिल गया। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आपको ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इसको आपको याद रखना है, पूरे आने के क्लियर में ये यूज़ होगा, ठीक है। इस तरह से आप पहचान पाएंगे कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कैसे कैसे, हमने देखा अभी क्या, कि कैसे हमने एसिड बेस को पहचानने की कोशिश किया, हमने बहुत सारे डिवीजन करके बताया आपको। तो ये जो वीडियो लेक्चर था ये बिल्कुल 0 लेवल से था और एडवांस लेवल, जैसे मैंने बात किया 0 से लेकर के एडवांस तक की बात करेंगे, तो आपको एडवांस का क्वेश्चन भी मिल गया यहाँ पे। और 0 लेवल से देख ही रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया, टेस्ट क्या है, ऑल्फैक्ट्री क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है, ये सारे हम लोगों ने देखे, नाम देखे। तो इस तरह से आपको हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे, कि आपको इस चैनल के बाद अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपसे कहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें A to Z सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरा ये कहना है, ये मानना है कि अगर आप पूरे नीट के IIT मेंस और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो
तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, उनके कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिस पे आप परेशान होते हैं। तो इसलिए आपको कहीं अब जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे बने रहिए, आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।